इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VHF रेडार के बारे में, जिसको स्टेल्थ डिटेक्शन रेडार भी कहते हैं। मतलब जो इनका इस्तेमाल है वो स्टेल्थी टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के रेडार होते हैं। इस तरह के 6 रेडार को प्रोक्योर करने के लिए जो ऑर्डर है IAF ने वो 2021-22 में प्लेस किया था। ऑर्डर दिया गया था अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को, ADTL को। ADTL का जो रिलेशन है रशियन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस है वो दूसरे डोमेन में ऑलरेडी था। यहाँ पे जो एक नई ऑफरिंग है VHF रेडार के रूप में, जिसको सूर्या का उन्होंने नाम दिया है, वो उन्होंने ऑफर किया था IAF को। जो यहाँ पे रेडार है VHF सूर्या रेडार, वो बेलारूसियन वोस्तक ई रेडार का ही डेरिवेटिव है, वेरिएंट है, जिसको भारत में ADTL मैन्युफैक्चर कर रही है। जो इंडिजिनस कंपोनेंट है वो यहाँ पे 70% के अराउंड है। तो ये जो 6 रेडार है और उसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जो कि IAF को ऑफर किए गए थे। IAF ऑलरेडी एक प्लान में है कि जो इस तरह का ग्रेड है वो प्रिपेयर करें स्टेल्थी रेडार का। जो भी हमारे एडवर्सरी है LOC और LSC के अराउंड, वहाँ पे इन रेडार का जो प्लेसमेंट है वो दिखते हुए नजर आएगा। और सूर्या VHF रेडार की बात करेंगे तो जो रेंज है वो 360 किलोमीटर के अराउंड है। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है F117 को डिटेक्ट करने का, वो भी इसका क्लेम किया गया है, जहाँ पे इसने F117 को 200 किलोमीटर दूर डिटेक्ट कर लिया था। तो जो उस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है वो रहा है। अगर हम इस रेडार की बात करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट 3D रेडार है। मतलब यहाँ पे एमिशन को जनरेट करने के लिए जो मॉड्यूल इस्तेमाल होंगे वो सॉलिड स्टेट है, मैग्नेट्रॉन नहीं है। सो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल नॉइज है वो कम होता है और जो रिलायबिलिटी फैक्टर है वो बढ़ेगा। सो ये सूर्या VHF के लिए की पॉइंट है। जो सेकंड पॉइंट है वो रेंज है, 360 किलोमीटर के अराउंड कवर करता है। 2 व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन में ये रेडार आते हैं। जो पहला व्हीकल है उस पे फेस्ड एरे एलिमेंट माउंट है, सेंसर माउंट है, रेडार सेंसर माउंट है। और जो सेकंड व्हीकल है वहाँ पे जो IFF यूनिट है वो दिया गया है, प्लस जो पावर सप्लाई यूनिट है वो दिया गया है। अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, फेस्ड एरे एलिमेंट्स की, तो 44 से लेके 50 के अराउंड जो फेस्ड एरे एलिमेंट है वो इस रेडार पे दिए गए हैं, जो कि इसको कैपेबल बनाएंगे 260 के अराउंड जो एरियल टारगेट है उनको ट्रैक करने में। डिप्लॉय करने में जो टाइम है वो 6 से 8 मिनट का जाता है। और जो नेक्स्ट क्रूशियल पॉइंट है वो इसकी मोबिलिटी है, सिंगल ट्रैक पे माउंट है, तो ये एक हाईली मोबाइल सिस्टम बन जाता है। और जो एडिशनल जैमिंग फीचर है सूर्या VHF वेरिएंट में वो दिया गया है ADTL के द्वारा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। जहाँ तक बात है पावर कंजम्पशन की, तो अप टू 30 किलोवाट के अराउंड है। सो जिस तरह से हमारे विसिनिटी में जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर जो बॉम्बर्स हैं वो आ रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं, स्पेशली चीन में, और प्रॉब्ली कुछ दिनों में वो चीज़ पाकिस्तान के पास ही पहुंचेगी। तो वैसे सिनेरियो को देखते हुए जो इस तरह के रेडार हैं वो क्रूशियल रोल निभाएंगे। जो 6 यूनिट ऑर्डर किए गए हैं मोस्ट प्रोबेबली अगले 1 साल में वो 6 यूनिट डिलीवर कर दिए जाएंगे। यहीं पे हमारा जो अपना सिस्टम है DRDO का VHF SR वो भी डेवलप हो चुका है, अभी वो फील्ड ट्रायल्स में है। उसको DRDO BEL ने बनाया है, जो कि TSL के ट्रैक पर माउंटेड है। सो उसका जो प्रोक्योरमेंट है एक बड़े नंबर में होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे जो सूर्या का प्रोक्योरमेंट है वो एक लिमिटेड नंबर में किया जा रहा है। TSL और DRDO वाले वेरिएंट में जो रेंज है वो 400 किलोमीटर का अराउंड है, जबकि साइमल्टेनियसली वो 100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। एलिमेंट की बात करेंगे TR मॉड्यूल की, तो वहाँ पे 80 से ऊपर की है, जो कि यहाँ पे अभी 40 के अराउंड ही है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो टेक्नोलॉजी का फ्रंट है, जहाँ पे जो हमारा अपना VHF रेडार है वो GaN-TR मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहा होगा, यानी कि गैलियम नाइट्राइड का इस्तेमाल कर रहा होगा। सो उसकी वजह से जो पावर कंजम्पशन है वो 20 किलोवाट से 30 किलोवाट के बीच में रहेगी, TR मॉड्यूल ज्यादा होने के बाद भी। और गान के आ जाने के बाद जो काउंटर जैमिंग फीचर है वो बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं स्टेल्थ की, कि जो इस तरह के VHF रेडार है वो क्यों इफेक्टिव रहते हैं स्टेल्थी एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट, तो उसको लेकर हम बात करेंगे। सो किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को स्टेल्थी बनाने के लिए जो 3 मुख्य एलिमेंट है वो संभालना होता है। और आप स्टेल्थी उन बीम के अगेंस्ट बनाओगे जो कि आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं फायर कंट्रोल रेडार में, जो मिसाइल के सीकर्स हैं उसमें, या फिर जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस है, तो वहाँ पे जो बीम इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम। तो इन सब के अराउंड जो स्टेल्थी फीचर है वो आप ड्रॉ करते हो, और उसको ड्रॉ करने के लिए आपके एयरक्राफ्ट की जो शेपिंग है वो पहला फीचर आप ध्यान में रखते हो कि जो शेपिंग है वो सही की जाए। जो सेकंड फीचर है वो RAM की कोटिंग है, उसमें कई तरह के जो वेरिएंट है वो आ जाएंगे, हनीकॉम के साथ आ जाएंगे और नॉन हनीकॉम के साथ आ जाएंगे, तो वो चीज़ हो गई। और जो थर्ड है वो इंटरनल वेपन बे है, ताकि जो ऊपर खबर सरफेस है उसको आप कम करके जो वेपन है उसको आप इंटरनली कैरी करो। तो जब ये 3 चीज़ आप मैनेज करते हो, जो एयरक्राफ्ट है वो आपका स्टेल्थी बन जाता है, स्पेशली X बैंड को लेके, जो कि आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं फायर कंट्रोल रेडार के द्वारा। तो X बैंड के अगेंस्ट जो स्टेल्थीनेस है वो आप अचीव करते हो। जो KU बैंड है उसके लिए भी जो काम है वो किए जाते हैं, और कुछ हद तक जो S बैंड है उसके अगेंस्ट आप स्टेल्थी रहते हो। और शेप की बात करेंगे, एयरक्राफ्ट के सरफेस पे जो शेपिंग है उसकी बात करते हैं। तो जहाँ पे जो शेप है कर्व रहता है, वहाँ पे जो स्पेकुलर रिटर्न है EM वेव का वो देखने को मिलेगा। मतलब कर्व से वो शार्पली रिटर्न होके चारों तरफ बिखरता है, और चारों तरफ बिखरेगा तो कुछ ना कुछ जो अमाउंट है वो वापस जरूर जाएगा रिसीवर के पास, रेडार के रिसीवर के पास। तो जैसे वो जाएगा तो आप डिटेक्ट हो जाओगे। तो इसलिए जो सर्कुलर शेप है, कर्वेचर है, वो अवॉइड किया जाता है स्टेल्थी एयरक्राफ्ट में। यहाँ से जो स्कैटरिंग है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। सो जब भी जो शेप है वो आप एक टिल्टेड फॉर्म में चुनते हो, शार्प एज चुनते हो, तो उस पर जो EM वेव है इंसिडेंट होने के बाद किसी और डायरेक्शन में जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पर रिसीवर रखा है वहाँ नहीं जाएगी,
हम सभी जानते हैं कि जो ऑपरेशन है KU बैंड का वो 12 से लेकर 18 गीगाहर्ट्ज के बीच में होता है। X बैंड का 8 से 12 गीगाहर्ट्ज के बीच में होता है। जहाँ पे VHF की बात है तो 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में वो ऑपरेट करते हैं। तो जो आपके एयरक्राफ्ट के एज हैं, सरफेस हैं, अगर वो आपने टिल्टेड कर भी दिया, शार्प कर भी दिया, तो अगर जो उस पर X बैंड है वो स्ट्राइक करेगी तो उसकी जो वेवलेंथ है वो काफ़ी छोटी है। जब वो इस तरह के शार्प सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लो विड्थ है वो काफ़ी कम देगा, और लो में इतनी कम विड्थ होने की वजह से जो पॉसिबिलिटी है कि रिसीवर के पास जाए वो बहुत कम हो जाती है। वो जो फ्रीक्वेंसी है वो आप बढ़ा देते हो, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हो। तो यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद जो लो विड्थ है वो काफ़ी वाइडर आपको मिलता है, जो कि एक पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है कि कुछ जो बीम है वो रिसीवर के पास जाएगी, और जो इस तरह का रिफ्लेक्शन है, लोब है, उससे आप डिटेक्ट होते हो। तो जो VHF रेडार है, यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो 30 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है, और जिसकी वजह से जो उसके वेवलेंथ है वो 1 मीटर से लेके 10 मीटर के बीच में होते हैं। वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए यानी कि लैम्डा के लिए जो कि C/F होता है, जहाँ पे जो C है वो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसको अगर आप डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी से, जो कि मान लो X बैंड के लिए 10 गीगाहर्ट्ज है, मतलब 10 × 10⁹ हर्ट्ज में कन्वर्ट करोगे तो 3 × 10⁸ है उसको डिवाइड करोगे 10 × 10⁹ से तो 3/100 आएगा, मतलब 0.03 मीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 सेंटीमीटर बनेगा। तो यहाँ पे आप सेफली कह सकते हो कि X बैंड के लिए जो वेवलेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये तो बात रही वेवलेंथ की। अगर हम एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन की बात करेंगे, फाइटर एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन की, तो 10 मीटर के अराउंड होती है, 10 से 12 मीटर के अराउंड होती है किसी भी टिपिकल फाइटर जेट के लिए। तो आप कंपेयर करके देखो कहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और कहाँ पे वो जो एयरक्राफ्ट का वेट है विंग का वो 10 या 12 सेंटीमीटर है। तो ऑलमोस्ट 400 गुना इस वेवलेंथ से जो एयरक्राफ्ट का विंग है वो बड़ा है। तो कोई भी जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा उस पर इतनी छोटी वेवलेंथ की EMW द्वारा स्ट्राइक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा स्ट्राइक होता है, तो या तो उसको डिफ्लेक्ट कर देगा आसानी से, या फिर एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हीट में कन्वर्ट कर लेगी, और जो हीट है वो हीट एक्सचेंजर के थ्रू या फिर जो दूसरे हीट मैनेजमेंट फीचर है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में उनके थ्रू डिसिपेट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे कहा जा सकता है कि शेपिंग का इस्तेमाल करके जो X बैंड है, जिसकी जो वेवलेंथ है वो 3 सेंटीमीटर के अराउंड है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, या फिर कंप्लीटली डिफ्लेक्ट कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये की एलिमेंट है जहाँ पे वेवलेंथ वर्सेस जो एयरक्राफ्ट का साइज है उसकी वजह से कोई भी जो रेजोनेंस है विंग पे वो देखने को नहीं मिलता है। टेक्निकल टर्म में आप कह सकते हो कि ये नॉन रेजोनेंट बीम है X बैंड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए। वही अगर हम बात करते हैं VHF की, जहाँ पे जो वेवलेंथ है वो 2 मीटर से लेके 10 मीटर के अराउंड है, जो कि ऑलमोस्ट बराबर है किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के विंग स्पैन के, या फिर जो उसके रडर्स हैं कम से कम 2 मीटर के अंदर ही आएंगे वो। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी जो VHF है जिसकी वेवलेंथ 10 मीटर की है वो स्ट्राइक करती है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के विंग्स पे, तो वहाँ पे जो रेजोनेंस है, कंपन है, वो क्रिएट करेगी। ये ठीक वैसे ही है कि अगर कोई जाली है और जाली में से आप छोटे पत्थर फेंकते हो तो आसानी से पास हो जाएंगे, लेकिन जैसे आप बड़ा पत्थर उठा के फेंकोगे तो जाली में जो वाइब्रेशन है, कंपन है, वो उत्पन्न होगा, तो इसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो जैसे जो इतनी बड़ी वेवलेंथ की बीम है वो स्ट्राइक करती है तो ये जो रेजोनेंस है वो जनरेट होता है। जैसे सरफेस पे जो रेजोनेंस है वो जनरेट होगा तो जो एक ऑसिलेटिंग करंट है वो दौड़ जाता है एयरक्राफ्ट के सरफेस पे, और ये जो ऑसिलेटिंग करंट है वो रीरेडिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो RCS है, रडार सिग्नेचर है, वो बढ़ता हुआ दिखता है, और जो एक स्ट्रॉन्गर इको है वो रडार के पास पहुंचती है। सो जो एयरक्राफ्ट का विंग हो गया जिसका जो स्पैन है वो 10 से 12 मीटर के अराउंड होता है सभी एयरक्राफ्ट में। जो फ्यूसलाज है उसकी विड्थ 2 मीटर के अराउंड होती है, और जो टेल सरफेस है वो 1.5 मीटर के अराउंड रहते हैं। तो इन तीनों का जो इंडिकेशन है आपके स्क्रीन पे वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे जो स्ट्राइकिंग है VHF बैंड की वो होती है तो तुरंत आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से जो इको है वेरिएबल नेचर के वो आपके पास पहुंचेंगे। तभी जो एरिया है जो कि 12 मीटर, 2 मीटर या फिर 1.5 मीटर के हैं, ये सभी बड़े हैं X बैंड के वेवलेंथ से, जिसकी वजह से जो X बैंड है वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वहाँ पे जो रेजोनेंस है वो नहीं होगा। सो ये तो बात रही शेपिंग और सरफेस की, जिसकी हेल्प से जो VHF है कोई टारगेट को पकड़ता है। आते हैं हम दूसरे फीचर पे जो कि रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल को लेके है। RAM कोटिंग के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली जो इस तरह की कोटिंग होती है वो इंसिडेंट हो रहे जो इनकमिंग रेडार वेव्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर पाए, मतलब उनको रिफ्लेक्ट ना होने दे कहीं, और अगर ऐसा होता है तो जो आपके एयरक्राफ्ट का RCS है, रेडार सिग्नेचर है, वो कम हो जाता है। RAM को स्पेशली बनाए गए थे जो हाई फ्रिक्वेंसी है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, स्पेशली ये बनाए जाते हैं X बैंड के लिए, मतलब 8 से लेकर जो 12 गीगाहर्ट्ज हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो क्या ये चीज़ VHF के अगेंस्ट काम करती है? VHF हम सभी जानते हैं 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज के बीच में ऑपरेट होते हैं, जो वेवलेंथ है यहाँ पर 10 मीटर तक जाती है, और ज़्यादातर जो RAM कोटिंग होती है वो काफ़ी थिन लेयर की होती है, सेंटीमीटर्स में या फिर मिलीमीटर्स में वो कोटिंग की जाती है। सो इस केस में जो VHF के वेव्स हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और उनको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेना इतने पतले थिन लेयर के द्वारा, RM लेयर के द्वारा, वो पॉसिबल नहीं होता, जिसका जो नतीजा है कि डायरेक्टली ये पास थ्रू कर जाएगा और पेंट के बाद जो भी स्ट्रक्चर है मेटालिक उससे जाकर टकराएगा ये VHF वेव और रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, जिससे कि जो इंडिकेशन है आपको मिल जाएगा।
यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी कि बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो RAM फीचर में रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल के रूप में जो एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है वो भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल है वो F-35 में देखने को मिला था। तो क्या इस तरह की जो कोटिंग है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के बाद की जो कोटिंग है उससे VHF को रोका जा सकता है। जो हनीकॉम्ब मटेरियल की कोटिंग है ये आमतौर पर कंपोजिट मटेरियल के बने होते हैं जिसको सैंडविच किया जाता है एक आउटर RAM कोट में। मतलब पहले जो आपका एयरक्राफ्ट का सरफेस है मान लो मेटालिक है या फिर कंपोजिट का है वो हो गया, उसके ऊपर जो RAM कोटिंग है इनर RAM कोटिंग वो करोगे, फिर उसके ऊपर जो कंपोजिट लेयर है वो बिछाओगे। आमतौर पे जो लेयर होगी ये भी कुछ सेंटीमीटर मोटी होती है। ये कंपोजिट लेयर बिछाते हो, ये बिछाने के बाद इसके ऊपर जो और कोटिंग है आउटर RAM की कोटिंग वो करते हो। तो जो इस तरह का सेटअप है वो आप एयरक्राफ्ट में कुछ ही जगह कर पाओगे, नहीं तो जो शेप है वो बिगड़ेगा और जो एयरक्राफ्ट है वो बल्किया होता जाएगा। तो जो क्रूशियल एरिया है वहाँ पर जो इस तरह का अरेंजमेंट है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में किया जाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी हद तक जो सिग्नेचर्स हैं उनको रिड्यूस जरूर करती है, क्योंकि बेसिकली ये क्या करती है, ये जो लॉसेस हैं इंसिडेंट वेव के उनको बढ़ा देती है। मतलब जो एडिशनल टाइम है नॉन कंडक्टिव मीडियम का वो ये बढ़ाती है। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के बीच में जो वॉइड है वो रहते हैं, तो जो एम्पलीट्यूड है वेव का, इंसिडेंट हो रहा है वेव का, वो इफेक्ट होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ग्रूव दिए गए हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के बीच में उसी के अंदर जो वेव है इंसिडेंट हो रही वो स्कैटर होते हुए खत्म हो जाएंगी, तो टेक्निकली वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी। काफ़ी कुछ डिपेंड करता है वहाँ पे कि जो वेवलेंथ है इंसिडेंट वेव का वो क्या है। अगर वो एक्स बैंड है KU बैंड है तो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही जो वेवलेंथ है वो बढ़ती है, लॉन्ग वेवलेंथ इंसिडेंट होता है, तो कुछ ना कुछ जो रिटर्न है वो होते हुए दिखेगा इंसिडेंट होने के बाद भी। क्योंकि जो हनीकॉम्ब सेल हैं वो टिपिकली मिलीमीटर्स में होते हैं या फिर सेंटीमीटर में थिक होते हैं, तो जब भी इस पे जो VHF वो स्ट्राइक करेगी वो इससे पास थ्रू हो जाएगी। क्योंकि जो हनीकॉम्ब RAM पैनल है वो ऑप्टिमाइज किए गए होते हैं 1/4 ऑफ रडार वेवलेंथ के। सपोज यहाँ पे जो VHF है उसकी वेवलेंथ 3 मीटर की है, तो 3 मीटर का जो 1/4 है वो करोगे तो तकरीबन 75 सेंटीमीटर का राउंड बनेगा। तो इतना मोटा जो कॉम्ब है वो लगाने की आपको जरूरत पड़ेगी अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब करना है VHF को, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो VHF है वो पास थ्रू कर जाएगा और कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही एक बार पास थ्रू होता है ये हनीकॉम्ब से, तो ये जाके मेटालिक पार्ट पे स्ट्राइक करेगा और वहां से स्ट्राइक करते ही जो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है इंजन कंपोनेंट का या फिर वायरिंग हार्डनेस की वजह से वो देखने को मिलेगा, जो कि आप रडार स्क्रीन पे दिख जाओगे। सो बॉटम लाइन यही है, ये भी इसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है। अब आते हैं नॉइज पे, क्योंकि यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो काफी लंबी है और रिटर्न भी काफी कम मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो साथ में जो नॉइज है वो भी आते हैं। उन सबको सेपरेट करना और एक्चुअल टारगेट को आइडेंटिफाई करना वो चैलेंज होता है VHF रडार में। और उस केस में जो हमारा DRDO का अपना रडार है VHF रडार, VHF SR, वो क्रूशियल हो जाएगा। वहाँ पे जो एलिमेंट है वो GAN दिए गए हैं। काफी हद तक वहाँ पे जो कैंसिलेशन है एडिशनल नॉइज का वो देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे सूर्या VHF है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो फेज डायरे एलिमेंट है, सॉलिड स्टेट फेज डायरे एलिमेंट है। कहने का अर्थ ये हो गया कि मान लो कोई जो EM वेव है वो इसके एलिमेंट पे टकराती है, यहाँ पे सामने से जो सिग्नल है वो आते हैं, दो एलिमेंट पे स्ट्राइक करेंगे सामने से, तो उस सिग्नल को लेने के बाद प्रोसेसिंग करने के बाद एम्पलीफाई करोगे, एम्पलीफाई करने के बाद जो फिल्टरिंग है वो करोगे, और फिल्टरिंग करने के बाद जब दोनों को मर्ज करोगे तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सिग्नल है वो सामने से आ रहा है। लेकिन जैसे ही जो सिग्नल है वो एक एंगल पे आता है तो एक एलिमेंट पे वो पहले टकराएगा और दूसरे एलिमेंट पे वो बाद में टकराएगा। तो कहीं ना कहीं जो बीच में शिफ्ट है दो एलिमेंट में टकराने के बाद वो बनता है, और उसको मैनेज करने के लिए जो फेज शिफ्ट है प्रत्येक एलिमेंट के लिए वो दिए जाते हैं, जिससे कि अगर कोई एंगल पे भी टकराता है, इंसिडेंट होता है, वेव इंसिडेंट होती है, तो फेज शिफ्ट का इस्तेमाल करके आप जो सिग्नल है एम्पलीफाई कर लोगे और जो टारगेट की डायरेक्शन है वो पता कर लोगे। यहाँ पे जो फूरियर लॉ है उनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो साइड लोब है, नॉइज है, वो ज्यादा रिसीव होते हैं। सो बीम फॉर्मिंग का इस्तेमाल करके जो हॉर्न टेपर्स हैं उसके थ्रू जो एम्पलीफिकेशन है वो आप करोगे और जो लोब है वो रिड्यूस होंगे। तो फिर भी कहने की जो नॉइज है वो रहती है, लेकिन जो टेक्निक है वो इफेक्टिव है। आपको जो इन्फॉर्मेशन है टारगेट के बारे में, उसके डायरेक्शन के बारे में, ऑल्टीट्यूड के बारे में वो दे देगा। सो एक बार वो चीज मिल जाएंगी कि मान लो कोई J20 है, इस ऑल्टी पे इस एंगल पे वो आ रहा है, तो उसको सिर्फ VHF डिटेक्ट कर पा रहा है। जो एक्स बैंड के रडार होंगे आप तो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उस डायरेक्शन में जो मिसाइल है वो आप छोड़ दोगे और मिसाइल को आप मैनुअली गाइड कर पाओगे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे ही जो मिसाइल है वो प्रॉक्सिमिटी में पहुंचेगी तो वो उसको देख पाएगी और वहाँ पर जो उसका इंटरसेप्शन है वो आप कर पाओगे। तो जो एक अर्ली वार्निंग है उसके रूप में इफेक्टिवली इस्तेमाल हो पाएंगे। होपफुली जो इस तरह का एक ग्रिड है, प्रॉपर ग्रिड, वो IF तैयार करेगी, जो कि लग भी रहा है, क्योंकि जो 5th जनरेशन फाइटर है भारत के पास आने में वो अभी समय है। तब तक के लिए जो इस तरह के प्रोटेक्शन है वो रखना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।